जब भी आपकी पत्नी आपके खिलाफ और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज का केस दर्ज कर दे, तो क्या आपको वो एफआईआर पढ़नी आती है? क्या आपको मालूम है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लिखवाया जाना बहुत ज़रूरी है आपकी पत्नी की तरफ से? और अगर वो चीज़ें उसमें नहीं होती या उसके अंदर से गायब पाई जाती हैं, तो उस दहेज के केस को या उस दहेज की एफआईआर को आप हाई कोर्ट में जाकर के उसकी इनहेरेंट पावर्स के ज़रिए आप उसको रद्द भी करवा सकते हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं सभी से ये विनती करूँगी कि इस वीडियो को प्लीज़ स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आपने स्किप करके देखा तो हो सकता है कि कोई इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक ना पहुँचे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम हो सके। जैसा कि आप सभी को मैंने इंट्रोडक्शन के दौरान बताया कि आपकी पत्नी जब आपके खिलाफ दहेज का मुकदमा दायर कर देती है, तो उस एफआईआर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ज़्यादातर जो एलिगेशंस होते हैं वो फॉल्स एलिगेशंस होते हैं। और नो डाउट आपके पास एविडेंसेस तो होंगे ही, लेकिन अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी हैं तो भी आपको एफआईआर को अच्छी तरह से पढ़ना आना चाहिए। अगर आप एफआईआर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी पत्नी ने जो आपके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उन्हीं चीज़ों में बहुत ज़रूरी जो चीज़ें थी जो कि उस एफआईआर को करवाते वक्त लिखवानी ज़रूरी थी, और अगर उनकी कमी पाई जाती है आपके द्वारा पढ़ने से, तो आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं और आपके खिलाफ जो दहेज का एफआईआर की गई है उस केस को आप रद्द करवा सकते हैं। तो जो सबसे पहली जो स्टेज है वो ये है कि आप एफआईआर में ये ढूंढें कि कितने लोग इम्प्लिकेट हैं। जब आप एफआईआर को पढ़ रहे हैं और एफआईआर को पढ़ते हुए आपने पाया कि उसके अंदर सारे रिश्तेदार 6, 7, 8 जो लोग हैं उनको इम्प्लिकेट कर दिया गया है, और एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं वो अलग कह रहे हैं और रिश्तेदारों की जो बात की गई है वो बिल्कुल से अलग हो रही है। हर एक एफआईआर में, हर एक दहेज की एफआईआर में हस्बैंड, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ, ये लोग को तो इम्प्लिकेट किया ही जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें एफआईआर को और एफआईआर में आप ये देखें कि ब्रदर इन लॉ की वाइफ भी या आपकी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड भी, उन लोगों को भी अगर इम्प्लिकेट किया गया है तो आपका जो केस है वो फिट केस बन जाता है क्वेश्चन के लिए। यानी कि आपको फर्स्ट स्टेप पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं कि उसने बहुत सारे अनावश्यक रूप से सभी रिश्तेदारों को उसने पार्टी बना दिया गया हो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका यही है पढ़ने का, ध्यान रखने का कि उसने कितने लोगों को इस एफआईआर में इम्प्लिकेट किया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है एफआईआर पढ़ते हुए वो आपने ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप एफआईआर में लिखे हुए एलिगेशंस को पढ़ करके याद रख सकते हैं कि किस किस रिश्तेदार के खिलाफ क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं तो बहुत अच्छी बात। और अगर इसमें थोड़ी सी भी समस्या आ रही है तो आपने एक चार्ट बना लेना है। उस चार्ट में आपने ये लिखना है कि किस किस मेंबर के खिलाफ क्या 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 एलिगेशंस लिखे गए हैं। अब उस एलिगेशंस को लिखते हुए आपने ये बात बहुत अच्छी तरह से देखनी है कि क्या आपकी पत्नी ने एलिगेशंस लिखते वक्त उसमें डेट, टाइम और प्लेस, इन तीनों चीज़ों को लिखा है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं उसने जनरल तरह के ये लिख दिए हों एलिगेशंस की मेरे साथ रोज़ ऐसा होता था या हर रात को ऐसा होता था, हर सुबह ऐसा होता था। तो ये हो गया आपके जनरल नेचर के एलिगेशंस, यानी कि वेग जो आपके एलिगेशंस हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि क्या
उसके अंदर डाउरी डिमांड की जो मेन चीज़ है वो है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ क्रुअलिटी के बारे में लिखा गया हो लेकिन डाउरी के बारे में ना लिखा गया हो। तो ये चीज़ें जो हैं आपने बहुत अच्छी तरह से देखनी हैं कि क्या उसने स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए हैं या सिर्फ ऐसे ही वेग या जनरल तरह के एलिगेशंस लगाए हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो आपकी जो दहेज का जो एफआईआर दर्ज की गई है आपके खिलाफ, वो एक फिट केस है हाई कोर्ट में जाकर के क्वेश्चन करवाने के लिए। तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको एफआईआर पढ़ते वक्त सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि क्या उसमें डाउरी डिमांड है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डाउरी डिमांड है और हैरेसमेंट नहीं है। कुछ एफआईआर ऐसी हो सकती हैं जिसमें हैरेसमेंट है लेकिन डाउरी डिमांड नहीं है। हम अपने प्रोफेशन में, हम अपनी जनरल एक्सपीरियंसेस में हम ये चीज़ पाते हैं कि कुछ एफआईआर हमारे सामने ऐसे आती हैं जिसके अंदर हैरेसमेंट भी लिखी हुई है, डाउरी डिमांड भी लिखी हुई है, लेकिन स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लिखे हुए हैं। यानी इनमें से कोई भी एक बात ऐसी हो जाती है तो आपका जो ये दहेज की जो एफआईआर की गई है ये फिट है एकदम से आपकी एफआईआर को रद्द करवाने की हाई कोर्ट के द्वारा। आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात देखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही लाइन में सभी रिश्तेदारों की बात लिखी गई हो, एक ही लाइन में सभी को इम्प्लिकेट कर दिया हो, सास को भी, ससुर को भी, नंद को भी, देवर को भी, जेठानी सास को भी, या चचिया ससुर को भी इत्यादि, मतलब सभी रिश्तेदारों को भी आपने एक साथ वो कर दिया है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ पाई जाती है तो आपका जो ये केस है बिल्कुल फिट है क्वेश्चन कराने के लिए। अब आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, आप एफआईआर बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, आपने ये भी पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया कि इसके अंदर जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी कमी है और आपकी जो ये दहेज की एफआईआर है ये एकदम से फिट है क्वेश्चन कराने के लिए। और अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं क्वेश्चन कराने के लिए तो हाई कोर्ट बिल्कुल एंटरटेन करती है ऐसी क्वेश्चन पिटीशंस को जब हाई कोर्ट ये देखती है कि इसके अंदर सिर्फ वेग एलिगेशंस लगाए हुए हैं, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस किसी के खिलाफ भी नहीं लगाया गया। और यहाँ पर आपको एक फ़ायदा और बड़ा हो सकता है कि मान लीजिए कि एफआईआर को रद्द तो नहीं करवाया जा सका हाई कोर्ट में, लेकिन आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनके खिलाफ अनावश्यक रूप से जिनको पार्टी बनाया गया था या अनावश्यक रूप से जिनको अक्यूज्ड बनाया गया था, को अक्यूज्ड बनाया गया था, उन मेंबर्स को तो एटलीस्ट बाहर किया ही जा सकता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको एफआईआर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, देखना आना चाहिए। और अगर आपको बहुत अच्छी तरह से आपको एफआईआर पढ़ने की समझ नहीं है तो यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए। कभी भी प्रोफेशनल की सहायता लेने के लिए आपको कंसल्टेशन फ़ीस से अपने आप को नहीं बचाना चाहिए। जहाँ पर भी आप छोटे से लालच में आए या आपने अपने आप को वकील समझना शुरू कर दिया, वहीं आप अपने आप के साथ धोखा देना शुरू करते हैं। और हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, अगर आप मुझसे सहायता लेना चाहते हैं तो आप अपनी एफआईआर को मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी हर संभव सहायता करने का भरसक प्रयास करूँगी। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एफआईआर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको ढूंढा जाना चाहिए ताकि आपकी एफआईआर को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।